का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? प्रेम क्या है आपके लिए? छोटे बच्चों में कहते हैं मुझे लव हो गया है, तो दूसरी पल में दूसरे के साथ होते हैं, तो ये तरीका आपको कैसा लगता है? क्या है ये क्या इसको प्रेम कहा जा सकता है? ये अट्रैक्शन होता है? ये अट्रैक्शन होता है। तो सिर्फ परसेंटेज के पीछे भागते हैं मेरे बेटे। असमीज का जो जुबिन गार्ग का मन जाए ये गाना मुझे बहुत लंबी गाना है और इसका लिरिक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुर भी अच्छा लगता है। सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया होता, सचिन तेंदुलकर ना हुआ होता। लता मंगेशकर जी अगर गाने पे ध्यान ना दिया होता तो ये लता मंगेशकर की नाम हम लोग आज बात ना करते। तो इस तरह का हर लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आपने किताब लिखा लव एट डार्कनेस, ये नाम के पीछे का राज क्या है? क्यों? नमस्कार, मैं जीएस डॉक्टर प्रहलाद दास। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी, सफल व्यक्ति की जुबानी, रील नहीं रियल हीरो की कहानी। आज इसी कड़ी में एक मैम हमारे साथ बैठी है और ये बहुत प्रसिद्ध है, उम्र में बहुत छोटी है। मुझे लगता है कि हमारे उम्र की होंगे, हम उम्र हैं, पर इनकी जो प्राप्ति है ये बहुत बड़ी है, इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है और इनकी सक्सेस स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करेगी और नए पीढ़ी को बहुत सिखाएगी। तो पूरी बातें करेंगे। मैम पहले ही बता दूं, मैम असम गौरव अवार्ड इन्होंने प्राप्त की है। तो पूरी बातचीत करते हैं मैम के साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते। और कैसे हैं आप? अच्छे हो? तो मैम आपकी जो जर्नी है, आप किस तरह से एक कॉलेज के अभी लेक्चरर है, प्रोफेसर है और एक किताब भी लिख चुकी है, असम गौरव एक्चुअली आरोहण नाम की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दी हुई थी। अच्छा। असम गौरव अवार्ड, ये जो गवर्नमेंट की ये नहीं थी। अच्छा, गवर्नमेंट का। तो मैम आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने ये जो आप एक लड़की होते हुए भी ये पूरा जर्नी अपने अकेली तय की और किनका सपोर्ट रहा, कैसे कैसे आपने यहाँ तक आने में आपको मदद मिला, पूरी जानकारी थोड़ा सा हमें देने की कोशिश करें। हाँ, आप जैसे बोल रहे कि एक लड़की होने के नाते यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर एक लड़की उड़ सकती है तो इसके पीछे एक इंडिपेंडेंट फादर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मदर होना चाहिए। और मेरे जो फैमिली थे, मेरे मदर फादर माँ देवता दोनों ही एक इंडिपेंडेंट ख्यालत की थे और फ्री माइंडेड थे। बचपन से लेकर आज तक उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरे सारी इंटरेस्ट को, सारे के सारे जो मेरा पैशन है, मेरा सब कुछ उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ावा दिया और उन लोगों की इंस्पायरेशन में मैं आज इस स्थान में हूँ। लेकिन मैं अपने आप को इतनी सफल नहीं मानती जो आपका चैनल में जो सफल व्यक्ति की ये इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मैं इतनी सफल नहीं हूँ, इतनी काबिल नहीं हूँ। फिर भी आप मुझे कुछ मेरे साथ बातचीत करने के लिए आई है, इसलिए आपको धन्यवाद। मेरा जर्नी तो हम एक सिंपल सा फैमिली के सिंपल एक गाँव की लड़की हूँ और मेरा जो एकेडमिक लाइन है ये मैं जो पढ़ना शुरू किया प्राथमिक विद्यालय में जो असमीज मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें मैंने प्राथमिक स्कूल जो एलपी स्कूल लोअर प्राइमरी स्कूल कंप्लीट की। इसके बाद मैंने मिडिल स्कूल कंप्लीट की यह मेरे घर की निकट हुआ भेरुआ हाई स्कूल कह के, हाँ भेरुआ हाई स्कूल में। इसके बाद मैंने क्लास 8 to 10 मैंने पढ़ी दरंग डिस्ट्रिक्ट की एक प्रसिद्ध स्कूल जिसका रिजल्ट हर साल 100% ही होते हैं। अच्छा। नगांव जनता हाई स्कूल, वहाँ मैंने पढ़ी और मेरी जो पर्सनैलिटी बचपन से मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ होने की जो पीछे की इंस्टीट्यूशन है वो वजह है वो नगांव जनता हाई स्कूल के श्रेय जाता है। अच्छा। और वहाँ में पढ़ के मैंने फर्स्ट डिवीज़न लेकर मैंने मैट्रिक पास की। इसके बाद मैंने दूनी हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर सेकेंडरी आर्ट्स में एडमिशन ली और हायर सेकेंडरी में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न लेकर अपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की। इसके बाद मैंने कॉलेज गई, ललित चंद्र फराली कॉलेज मालीगांव में है, गुवाहाटी, और वहाँ एजुकेशन मेजर लेके मैंने डिग्री कंप्लीट किया है और इसमें मेरे फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन क्या था? आर्ट्स था, एजुकेशन मेजर था और डिस्टिंक्शन फर्स्ट
फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मिली थी। इसके बाद मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में मास्टर डिग्री किए। 2012 में मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई और ठीक इसी 2012 के जून में मेरा रिजल्ट निकला और 2012 में ही मैंने मंगलदोई जो CT है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, वहाँ मैंने B.Ed कोर्स के लिए एडमिशन ले ली। और उस समय B.Ed कोर्स एक साल के थे। हाँ, अभी 2 साल के हैं अभी, लेकिन वो 1 साल के थे और मैं एडमिशन ले लिया। और इसी दौरान जो स्लेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए नेट या स्लेट ज़रूरी है। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्लेट क्लियर किया और B.Ed भी कर B.Ed 2013 में मेरा कंप्लीट हुई। और इसी समय में जो असम गवर्नमेंट ने असम टेट का अनाउंस किया फॉर हाई स्कूल, पहली बार हाई स्कूल का पहली बार था। और मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी क्योंकि मेरा जो मैं एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से आई हूँ। मुझे एक जॉब की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरा फादर एक दुकान देते थे, बिजनेसमैन थे। हाँ, ग्रोसरी का दुकान थे, हार्डवेयर का। और हम तीनों भाई बहन थे। हार्डवेयर भी था, ग्रोसरी भी था। तीनों भाई बहन को हायर एजुकेशन देना है, इसलिए मैं अपने बर्डन को कमाना चाहती थी और फादर को भी कुछ मदद देना चाहती थी। इसलिए मैंने हाई स्कूल टेट के लिए प्रिपरेशन किया। और B.Ed की जो लास्ट एग्ज़ाम थी उस दिन हाई स्कूल टेट का मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक दिन भी मैंने अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ। पढ़ाई करने के बाद रुकना ही नहीं पड़ा। एक दिन के लिए भी मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ। मैं B.Ed एग्ज़ाम की नेक्स्ट डे मैंने दरंग डिस्ट्रिक्ट के और एक प्रसिद्ध स्कूल जिसका रिजल्ट हर साल 100% ही आता है और डिसिप्लिन के लिए भी बहुत जाना जाता है, लेंगरिया सर कृषक हाई स्कूल, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। और मैं ज्वाइन की एज ए असिस्टेंट टीचर। और ये जर्नी रही एज ए टीचर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत उपलब्धियाँ एक्सपीरियंस से मैंने गैदर की वहाँ। और इसी समय फिर से असम गवर्नमेंट में हायर सेकेंडरी टेट की अनाउंस की फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और इसी समय मैंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी क्योंकि मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, इसलिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन आगे बढ़ना ज़रूरी है मेरे लिए। और उसी समय तो टीचिंग भी कर रही थी, जॉब भी करना पड़ता था, टाइम भी ऐसे नहीं मिलता था, लेकिन जो कुछ भी टाइम मिलते थे मैं प्रिपरेशन लगा दिया। और मेरा पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कि आगे जाना है, स्कूल में रहने से मेरा जो पॉसिबिलिटीज है ये सब मैंने सीमित हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन किया और हायर सेकेंडरी टेट में भी मैंने क्लियर कर दिया। और फिर से 2014 की 4 दिसंबर में खट्टी हार्डिया हायर सेकेंडरी हाजू में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्वाइन की। अच्छा। फिर वहाँ 3 साल मैंने जॉब की और फिर असम गवर्नमेंट APSC कंडक्ट करते हैं और डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो लेक्चरर का पोस्ट है इसका एडवर्टाइजमेंट निकला और मैं उसमें फिर इंटरव्यू दे दिया। और आउट ऑफ 5 पोस्ट 3 अनरिजर्व थे एंड आउट ऑफ 3 पोस्ट में एज अ लेक्चरर सिलेक्ट हुई और डाइट ग्वालपारा दुधनई में ज्वाइन किया 2018 की अप्रैल में। मतलब अब तक आपका 3 नौकरी हो चुकी है? अब तक 3 नौकरी हो चुकी है। फिर इसी दौरान हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में लेक्चर का कमी थी, इसलिए उन लोगों को लेक्चर चाहिए था और मुझे अटैचमेंट में लाया यहाँ और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एज अ लेक्चर सिटी में जॉब किया और इसी सिटी में मैंने B.Ed की थी। सो मैं एलुमनी भी थी, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उस 1.5 साल मैंने यहाँ जॉब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एक अनन्य अभिज्ञता है अपने कॉलेज में टीचिंग का। एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर से मैं तो PhD में ज्वाइन की थी 2015 में जब मैं हायर सेकेंडरी में थी और बहुत ही स्ट्रगल करके मैंने PhD भी की क्योंकि जॉब भी थे, कोर्स भी करना था, डाटा कलेक्शन ये सब भी करना था। एक बहुत बड़ी जर्नी होती है PhD का, बहुत साधना चाहिए, बहुत ही धैर्य
यूएस आई है पीएचडी करने के लिए, और 2021 में आफ्टर कोविड मेरा पीएचडी डिग्री हुआ, कंप्लीट हुआ और पीएचडी हो गया। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पीएचडी भी हो गए तो कॉलेज में ट्राई करना चाहिए, और कॉलेज में भी एडवर्टाइजमेंट निकली और मैं 7-8 कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट कॉलेज काजीरंगा की गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज काजीरंगा में इंटरव्यू हुई और फर्स्ट इंटरव्यू में ही मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ कि तो अभी मतलब हम लोग कह सकते हैं टैलेंट की भंडार है, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सब लोगों की आप तो कहेंगे नहीं, पर हमें पता है ना क्योंकि एक नौकरी के लिए एक लड़का या एक लड़की के लिए एक नौकरी जुटाना कितना बड़ी बात होता है, और आपने हर बार जो जिसमें ट्राई किए एक ही बार में आपका क्वालिफाइड हो रहा था। हाँ, ट्राई भी किया मैंने, मेरा जो साधना था मैं बहुत भी साधना की है, परिश्रम की है, और मेरा जो वेल विशर्स है, मेरा पेरेंट्स है, मेरा जो हस्बैंड है, और उन लोगों के बहुत सारे इंस्पिरेशन थे। उन लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया मेरे लिए जिनमें मैं ये साधना कर सकती हूँ कि कई लोगों के तो ये माहौल ही नहीं होते हैं, ऐसे मुझे ऐसा माहौल मिला, इसलिए मैं कर दिखाया और कर पाई हूँ। तो यहाँ तक जर्नी आपका जो स्पीड रहा है, मैंने देखा आपको, तो ये स्पीड सब में नहीं होता, स्पीड कैसे मिला आपको? ये स्पीड तो साधारण सब लोगों में होता नहीं है। ये स्पीड के लिए तो हम एजुकेशन के स्टूडेंट है, इसलिए मैं 2 ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मीन्स जो वंशगति होते हैं हमारे पेरेंट्स से, फोर फादर्स से जो आती है, और एनवायरनमेंट मैं सोचती हूँ कि दोनों ही मेरे साथ थे, क्योंकि मेरा जो फैमिली था एक जॉइंट फैमिली था, और मेरा जो पेरेंट्स थे, मेरा पापा डेटा बड़देउता, ये लोग बहुत ही दरिद्र फैमिली से आए थे, पॉवर्टी उन लोगों के एकदम घर की बहुत पॉवर्टी थे, ये बहुत स्ट्रगल की। उन लोगों ने तो फर्स्ट टाइम किसी और के घर में रहकर पढ़ाई की थी और बिजनेस स्टार्ट की थी, लेकिन उन लोगों की परिश्रम की वजह से एक दिन उन लोगों ने दुनिया एरिया की एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और एस्टैब्लिश बिजनेसमैन ऐसे अपने परिचय बनाने के लिए सक्षम हुई, और इसमें उन लोगों के जो इंटरनल जो एनर्जी थे, इंटरनल जो काम करने के जो तागीदा थे, वो शायद हम में भी आए। हम ये हेरिडिटरीली हमने कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ स्ट्रगल करने के लिए जो तजुर्बा है वो हमारे साथ आ गई है। मतलब आप कहना ये चाहते कि जो आपकी परिश्रम करने की जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो आपके पिताजी से, हाँ, वो लोग बहुत परिश्रमी थे। ये शायद उन लोगों की जेनेटिकली हम में आ गए, जीन में आ गया। और एनवायरनमेंट की बात कर, एनवायरनमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और हमारे फादर्स लोगों ने तो बहुत परिश्रम की, लेकिन उन लोगों ने हमको परिश्रम के बाद ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जहां हम अपनी सारे स्कोप मिल गई हमको, और ये स्कोप को यूटिलाइज करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और यूटिलाइज किया। फैमिली में कौन कौन थे वैसे? हम तो जॉइंट फैमिली में थे फर्स्ट टाइम। हमारा जॉइंट फैमिली में तो मेरे फादर की 4 भाई थे, वहाँ हम एक बड़ोटा थे, हमारा बड़ोटा के 6 लड़के थे, 2 लड़की थे, हम एक साथ ही रहते थे। और जो बड़ोटा के लड़के थे वो लोग एस्टैब्लिश थे, वो लोग भी बहुत स्ट्रगल किया, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल करके एस्टैब्लिश थे। सब लोगों ने जॉब करते हैं, सब बिजनेस करते हैं, एस्टैब्लिश थे। तो उन लोगों को देख कर, मतलब उनको देख के आपको और प्रेरणा मिल गई। हम उन लोगों को देखकर, उन लोगों ने हमको बहुत प्रेरित किया, कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित किया, कुछ करने के लिए प्रेरित किया, हमको स्कोप दे दी ऐसे करने के लिए। इससे प्रेरणा मिली है। और जो हमको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे जो फादर थे, देवता कभी भी हमको ये विलासिता के लिए, जो हमारे पहनना, ऐसे चीज़ों में खर्च करना नहीं चाहते थे। लेकिन पढ़ने के लिए अगर फॉर्म फिलअप आज है तो उन्होंने आज ही पैसा दे देगा। अच्छा। पढ़ने के लिए कोई पढ़ाई में जरूरत जो चाहिए आपको, वो जरूरत के लिए थोड़े भी नहीं आपको मना नहीं करते थे। लेकिन जो हमारा पहनना ओढ़ना वो
कहते थे कि पढ़ना शिक्षा एक अलंकार है, जब शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी ये बाकी सारे अलंकार खुद ही खरीद सकते हैं। क्या विचार ऐसे बोलते थे। इसलिए आज मेरे फादर हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं रिमाइंड करती हूँ उसके तो सारे बातें मुझे सदा ही रिमाइंड होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि मेरे ब्लड में ही उसका सारा इंस्पायरेशन, सारा परिश्रम रह चुकी है, सदा ही मुझे इंस्पायर करते रहती है और मैं चाहती हूँ कि उसका आशीर्वाद सदा बनी रहे हम पर। पिताजी का देहांत कब हुआ? 2022 में हुआ। अच्छा, कुछ ऐसी नॉर्मल या कुछ नहीं, वो बहुत सारे परिश्रम की थी, लेकिन अपनी जो सेहत थे उसके लिए ज़रा भी उसका मैंने ख्याल नहीं करता था। जो हाई प्रेशर थे उन्हें मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते थे और 2 बार स्ट्रोक हो चुके थे उसका। स्ट्रोक के बाद उनके किडनी डैमेज हो गई और किडनी डैमेज होने के बाद डायलिसिस करना पड़ा और डायलिसिस के बाद उसका जो स्ट्रोक हुआ था उनका नर्वस सिस्टम एकदम वीक हो गया और इसलिए उसका डायलिसिस भी उसके बॉडी ने नहीं ले पाया। हाँ, इसलिए उसका बाद में बेड रिडन हो गया कुछ ही महीने के लिए। फिर 2022 के जून में उसका देहांत हो गया। सॉरी 23 की। हाँ। तो आप लोग भाई बहन कितने हैं? भाई बहन मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद एक बहन है और भाई है एक भाई। बहन नौकरी करती है? बहन अभी तक तो नौकरी नहीं करते, उसका भी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया और उसका टेट में भी क्वालिफाई हुई थी, लेकिन कुछ अपनी दिक्कत के लिए उसका अभी नौकरी में नहीं घुसी और भाई ने बिजनेस करते हैं। पिताजी का बिजनेस वो संभाल रही है। अच्छा, तो आपका पीएचडी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, पीएचडी तो मैं 2015 में एंट्रेंस दे दी और इसी बार भी। पीएचडी कौन सा विषय था वैसे? मेरा पीएचडी का विषय था कैरियर मैच्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल एस्पायरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ए कोरिलेशनल स्टडी। इसका एरिया दरंग डिस्ट्रिक्ट में ही था। मैं हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स की कैरियर मैच्योरिटी और ऑक्यूपेशनल एस्पायरेशन के बारे में स्टडी की थी और इसमें मेरा गाइड था डॉक्टर पुरबी वैश्य, एसोसिएट प्रोफेसर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और पीएचडी की 2015 से लेकर 2020 तक मेरा पीएचडी की जर्नी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इसलिए मेरा काम रुक गई। 2021 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया। मैम, मैं थोड़ा सा आपको पीएचडी के बारे में और थोड़ा सा जानकर आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत नए लड़की जो है पीएचडी करना चाहती है तो डर जाते हैं या फिर तो बहुत लंबा जर्नी होता है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, किस तरह से इसको लिया जाए ताकि आसान लगे? अगर पीएचडी 2 तरीके से कर सकते हैं, अगर फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मैं जो किया था ये पार्ट टाइम था क्योंकि मेरा जॉब था, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। और जिन लोगों ने फुल टाइम करना चाहते हैं उन लोगों ने नेट के बाद अगर JRF क्लियर करते, तो JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक फेलोशिप होता है। अगर ये फेलोशिप मिल जाते तो उन लोगों ने फुल टाइम एक फेलोशिप भी मिलते रहते हैं और फुल टाइम उन लोगों ने पीएचडी की फेलोशिप मतलब वो उनके लिए थोड़ा सा पैसा मिलते हैं और उन लोगों ने फुल टाइम यूनिवर्सिटी में रहकर पीएचडी का काम कर सकते हैं। तो वैसे करते तो कितना दिन लग जाता है, कितना? उन लोगों को तो अपने ऊपर ये निर्भर करता है। हाँ, उन लोगों को 3-4 ईयर्स में हो जाता है। हाँ, और अगर पार्ट टाइम लोग भी अपनी मेहनत करते तो हो जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है पार्ट टाइम होने से देर लग जाएगी। अगर मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो जो आपका रिसर्च आपको करने दिया जाए उसको कितनी देर में आप कंप्लीट करते हैं? पहले तो 3 साल के अंदर, 3 साल के पहले कंप्लीट नहीं हो सकते। हाँ, अच्छा। 3 साल के बाद कंप्लीट हो सकती है। हमारे तो यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी में रूल्स रेगुलेशन कुछ डिफरेंट होता है। मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में की थी, इसलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस होता है आजकल, कॉमन एंट्रेंस होता है। कॉमन एंट्रेंस में अगर क्लियर हो जाए तो एक काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग में जितना सीट होगा उतना ही लोगों को एडमिशन देता है। फिर कोर्स वर्क होता है, 6 मंथ की कोर्स वर्क। इस कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है, कोर्स वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है? हाँ, डिफिकल्ट है, सीट मिलना ही डिफिकल्ट है। अच्छा। क्योंकि इतने लोगों ने एंट्रेंस देता है, इतने सीट तो नहीं होता है। हाँ, सीट मिलना ही डिफिकल्ट। अगर सीट मिल गई तो कोर्स वर्क करना पड़ेगा। कोर्स वर्क मैंडेटरी होता है। कोर्स वर्क करने के बाद एक कोर्स वर्क का एग्जाम होगा, ये भी पास करना मैंडेटरी
है। ये भी टफ होता है। हाँ, टफ मीन्स ये कोर्स वर्क के दौरान जो कुछ भी सिखाते हैं ये इसके ऊपर ही एग्जाम होता है। और सिनॉप्सिस कहकर एक सिनॉप्सिस देना पड़ेगा, जो हमारा टॉपिक होगा इसके हम क्या क्या स्टडी करेंगे ऐसे एक सिनॉप्सिस देना पड़ेगा। फिर से हम काम स्टार्ट करेंगे, हमारा गाइड सिलेक्ट हो जाएगा, गाइड ने हमको गाइडेंस देगा, सुपरवाइज करेगा हमारे काम को। लेकिन बेसिकली काम तो अपने आप ही करना पड़ता है, लेकिन गाइड लोग भी बहुत बिजी होता है, वो लोग इतना हमको इतना नहीं सिखा सकते लेकिन गाइडेंस दे सकते हैं। और साइंस आर्ट्स ये स्ट्रीम वाइज पीएचडी रिसर्च का तो तरीका अलग होता है, और सब्जेक्ट वाइज भी रिसर्च की तरीका अलग होता है। हमारा जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, एजुकेशन वगैरह, इसमें तो फील्ड स्टडी होता है। हमारा फील्ड स्टडी है। मेरा टॉपिक में तो मैं कह चुकी हूँ कि दरंग डिस्ट्रिक्ट मेरा एरिया था, जो दरंग डिस्ट्रिक्ट के सारे हायर सेकेंडरी स्कूल थे, वहाँ मैंने टूल्स वगैरह हमने रेडी किया, मंगाया, ये सब करके मैंने डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन करने के बाद स्कोरिंग की, इसके बाद मैंने एनालिसिस की। ऐसे में पीएचडी के जर्नी में 2 इयर्स 3 इयर्स के पहले एक फाइनल रजिस्ट्रेशन के सेमिनार देना पड़ता है। इस सेमिनार को एक पैनल होता है, उन लोगों ने सेमिनार देखती है और इसमें कोई चेंजेस होता है या मॉडिफिकेशन होता है वो लोग दे देते हैं। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन करने के बाद अपना जर्नी फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है। और सब थेसिस कंप्लीट हो जाए तो एक प्री सबमिशन सेमिनार देना पड़ता है। प्री सबमिशन सेमिनार में अगर पास हो गई तो हमारा काम सब करके हम थेसिस वहाँ सबमिट कर सकते हैं। और थेसिस सबमिट करने के बाद ये थेसिस कोई यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट के पास जाएगा, वो लोग देखेगा, जो सब अगर सब ठीक ठाक है तो उन लोगों ने रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट देने के बाद फाइनल जो हमारा फाइवा होगा, और फाइवा में अगर सब ठीक ठाक हो तो पीएचडी डिग्री डिक्लेयर करेगा। वो दिन तो बहुत ही मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हैं। 6 साल 5 साल की जो जर्नी होता है, एक ही मकसद होता है कि कब तक एक ही पल में आपका सफल भी हो सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं, और एक ही मकसद होता है कब हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। और ये वो दिन जिस दिन डिक्लेयर करेगी कि डॉक्टर गीतिका सहोरिया, उस दिन की जो एहसास होता है आज भी मैं ये फील कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी जर्नी है। हाँ। तो मैम आपकी शादी कब हुई और कैसे हुई, थोड़ा सा इस विषय में शादी तो मेरा 2019 के जनवरी में हुई। आपका नौकरी नौकरी 2013 में हुई थी। 2013 और नौकरी के जब मैं अच्छा, आप जो अभी जो नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी से लेकर इस नौकरी तक कितना नौकरी हो रहा? 4 नौकरी हो गई। इंस्टीट्यूशन पास हो गए क्योंकि मैं 20 में अटैचमेंट में हुई थी। लोगों को एक करने में पूरा मेहनत लग जाती है और आपको 4 मिल गया। और ना ये बात भी सही है कि आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो परिश्रम था, ये अतुलनीय था और उसी का नतीजा था। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, शायद आपका क्या विचार है बताएंगे आप। लक काम करता है इसमें? या लक काम करते हैं। मैं तो विश्वास करती हूँ लक भी, क्योंकि बहुत लोग परिश्रम करता है, बहुत लोग का मेरिट भी अच्छा ही होता है, लेकिन कोई लोग ऐसे सफल नहीं हो सकते, इसलिए लक का भी बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि आपके साथ? लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूँगी, लक तब काम करेगा जब आप परिश्रम पहले मेहनत करोगे। मेहनत की जरूरत फर्स्ट है, बाद में लक अपने आप काम करेगा। हाँ, सिर्फ आपको लक पकड़ के बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। कुछ लक भी चाहिए और आपके परिश्रम मेहनत भी चाहिए। हाँ। दोनों एक साथ मिल जाए तो सफलता अपने आप। आप बहुत सारा परिश्रम किए लेकिन उस दिन आपका बीमार पड़ गई तो ये लक ने साथ नहीं दिया। हाँ, हम लोग शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कैसे आपका जो है अभी शादी तक आपने पहुंचा और आपकी शादी का क्या रूल है आपके जीवन में, थोड़ा बताएं। शादी का जर्नी तो मेरा क्या कहेंगे, हमारा तो लव मैरिज ही था। लव मैरिज एक बार ही लव हो गया और ये सीरियसली हो गया और इसके साथ ही शादी हो गई। 2008 में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुई और 12 इयर्स। कहाँ से मतलब आप कहाँ उनको मिली? हम तो आसपास के ही है, लेकिन पहले नहीं मिले थे, एक ड्रामा वर्कशॉप में मिले थे उसको। मिलने के बाद हमारा तो ऐसा कोई जाना पहचाना भी इतना नहीं था। अच्छा, एक मतलब आपके घर से और आपके हस्बैंड के घर, इनकी दूरी कितना है?
2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। उसके बावजूद आप लोगों ने मतलब उनको कभी देखा नहीं? नहीं, पहले नहीं देखा, क्योंकि हमारा स्कूलिंग अलग अलग था। हमारा जो गांव था उसमें एक अलग तरीके से मेरा स्कूल था और उनका स्कूल दूसरा अलग था, इसलिए हमको ऐसे मिलना जुलना नहीं हुआ था। लेकिन जब वर्कशॉप हुआ वहाँ मिल गई। ऐसे जाना पहचाना हुआ ऐसा कोई नहीं था, लेकिन मेरे तरफ से तो कुछ नहीं था, उनके तरफ से था शायद। मिलने के 3 साल के बाद हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। मतलब पहली बार जब मिली उसके बाद आपने बातचीत थोड़ा बहुत होता होगा? नहीं, बातचीत ऐसा नहीं होता था। 3 साल के बाद एक VCD का काम किया था, उसमें मैं भी एक्टिंग की थी। ऐसे में हम और कुछ क्लोज आया और बातचीत हो गया ऐसे में। और मैं हॉस्टल में थी तब, तो ऐसा लगता था कि कोई एक आदमी होना चाहिए जिसको रख सके, अपनी दिन ब दिन बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसे में ऐसा लगा कि ये सही टाइम है कुछ रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्योंकि पहले भी स्कूल टाइम से भी बहुत लोगों के प्रपोजल वगैरह आते थे, लेकिन मैं नहीं सोचा था कि उस टाइम मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरा पढ़ना ज़रूरी था। और मैंने सोचा था कि ये सब जब आप जो आप लोग का बातचीत शुरू हुआ, जो एक्टिंग शुरू हुआ, आपने एक्टिंग के वर्कशॉप में उनको मिली, तो पढ़ाई क्या चल रहा था आपका तब? मैं तब हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में थी और वो तो मुझसे 2 साल छोटा है। छोटा, अच्छा। जो 3 सेकेंड ईयर पास कर गया, डिग्री फर्स्ट से सेकेंड ईयर में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, डिग्री सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो हॉस्टल में थी तब? हॉस्टल में थी। गुवाहाटी में थी? गुवाहाटी में। अच्छा। वो भी गुवाहाटी में थी। अच्छा, गुवाहाटी में था। फिर स्टार्ट हुआ और मेरा तो ऐसे एकेडमिक जर्नी कंटिन्यू हो गई। वो उसका भी बहुत इंस्पिरेशन था और उनके इंस्पिरेशन से, भगवान की कृपा से मेरा जॉब भी मिल गई। तो हमने डिसाइड कर लिया कि और इतना दिन हो गए तो शादी भी उनका शादी होना चाहिए। तो और हमारे फैमिली में भी ऐसा कोई अपोज नहीं किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों फैमिली की एक्सेप्टेंस, सहमति से हमारा शादी हो गई 2019 में। और ऐसे जर्नी तो लव की जर्नी इतनी स्ट्रगल नहीं था हमारा। स्ट्रगल बिल्कुल नहीं था। अच्छा, एक बात, आपकी फैमिली में सभी शिक्षित हैं, इनकी आपके हस्बैंड की फैमिली में भी सभी शिक्षित है? क्योंकि आपके हस्बैंड की पिताजी मास्टर थे, मदर इन लॉ भी मास्टर, आपकी मदर इन लॉ भी टीचर थी। तो जब घर में आपका शादी की प्रपोजल आया, इन लोगों के घर से मतलब किसी भी तरीके से आपत्ति तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी कुछ एज डिफरेंस के लिए कुछ कई लोग बोलते थे एज डिफरेंस के लिए, लेकिन बाद में अगर हम चाहते हैं हम दोनों का कुछ मिल चुकी है तो इतनी आपत्ति नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ। तो आपके हस्बैंड भी पॉपुलर है, वो एक्टिंग में बहुत नाम। हाँ, वो तो पॉपुलर है। वो कुछ काम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने ख्यालात में बिजी रहते हैं। हाँ, आर्टिस्ट लोगों का वही होता है ना कि ख्यालात में डूबे रहते हैं, उनका कुछ भावनाएं आते हैं, लिखते हैं, कविता ये भी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। उसका तो कविता एक वायरल भी हो सकी है। हाँ। तो कैसा चल रहा है आपका शादी? एक बेटा भी है? हाँ, बेटा भी है, उसका 2.5 years हुआ। अच्छा ही चल रहा है अभी तक। तो आपकी फैमिली में इस परिवार में, हस्बैंड की परिवार में कौन कौन है क्या? इस परिवार में तो हस्बैंड एकलौता बेटा है। और इसका मदर इन लॉ जो मेरा माँ था उसका देहांत हो गया और अभी फादर इन लॉ है। अच्छा। बेटा। लव का डेफिनेशन आपके लिए क्या है, प्रेम क्या है आपके लिए? और आपका एक बुक है मेरे पास, मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा ही है लव एट डार्कनेस। क्या सोच के ये नाम दिया आपने? थोड़ा किस के बारे में थोड़ा बातचीत करें। लव का डेफिनेशन तो ऐसा है कि लव तो ऐसा होना चाहिए जो कुछ ऐसा, लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसने हमको पूरे दिन, पूरे मोमेंट एनर्जेटिक
करके रखे, कुछ ऐसा महसूस दे रखे कि कोई है हमारे पास, दुख में भी कोई है, सुख में भी कोई है, हम अकेला नहीं है। अगर ऐसा महसूस हमको हो सकते हैं तो रह सकते हैं, तो यही लाभ है मेरे लिए। कहाँ जा सकते हैं कि वो लाभ है? हाँ, लाभ है। हमारा तो झगड़ा, अभिमान, ऐसा तो सब कुछ होता है, सब में होता है। सब में होता है। फिर भी ऐसा एक महसूस होता है कि जितना भी झगड़ा हो जाए, जितना भी अभिमान हो जाए, लेकिन कोई है, कोई साथ में है, ये सब ठीक ठाक हो ही जाएगा। यही मेरे लिए लाभ है। ये जो एनर्जी देता है, ये जो फीलिंग देता है, इसने हमको जो ऐसे कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर पल इंस्पायर करते रहते हैं, इसका नाम ही लाभ है। एक जो है कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं, बातचीत खुल के करना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि इसको खुल के बातचीत करना चाहिए, और इसकी जो धारणा, इसकी जो भावना, ये पूरी समझ में आना चाहिए। आजकल एक धारणा बना हुआ है, छोटे बच्चों में कहते हैं मुझे लव हो गया है, मुझे प्रेम हो गया, मैं प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो एक माहौल बन गया है, और वो छोटी सी उम्र में हो रहा है। क्या ये सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इतना छोटे में इतना रिलेशनशिप को भी सीरियस नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और पढ़ने सब चीज़ों के अपना अपना टाइम होता है। जिस टाइम में पढ़ना चाहिए, अपने करियर के लिए फोकस करना चाहिए, उस टाइम में अगर लाभ में ऐसे में बिजी रहते तो बिल्कुल खराब ही होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही आ जाएगा। और यहाँ में भी कोई ऐसा लोग है, डिफरेंट है और एक्सेप्शनल है, वो लोग ने अपने प्यार के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाने का एग्जाम्पल है। लेकिन बहुत लोगों को देखते हो कि अपनी करियर, अपनी पढ़ाई इस प्रेम या लाभ के वजह से खराब हो चुकी है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सब अपने अपने टाइम में होना चाहिए। लेकिन प्रेम तो एक फीलिंग है, इसका कोई टाइम नहीं होता है, एज नहीं होता है, जब ये फीलिंग आ सकता है। लेकिन जो इसका करने की जो सीरियसनेस, तरीका अपने सोच कर करना चाहिए, तो प्रेम हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को छोड़ सकते हैं दूसरे पल में, ऐसे कैसे प्रेम हो सकता है? प्रेम तो, प्यार तो ऐसा नहीं होता है, ये अट्रैक्शन ही होता है। और ये आजकल एक फैशन भी हो गई है, क्योंकि किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का नहीं है, तो ये अपने आत्मसम्मान की बात आ जाती है। ये फैशन के लिए भी कोई लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। इसमें प्यार नाम के चीज को कम ही होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है क्योंकि प्रेम वो अलग चीज होता है, एक एहसास होता है, एक अनुभव होता है जो साथ में लेके चलते, उसको वो सोचते तो एनर्जी आ जाती है। एक क्या होता है, उसको प्रेम का कोई शायद परिभाषा ही नहीं हो। हाँ। समझाने की शायद ऐसा प्रेम एक शब्द में अगर कहना पड़े तो शायद कोई ना कहे। मैं कहीं पढ़ी थी, प्रेम अगर बारिश में चल रही है तो आंसू भी निकल रही है। अगर प्रेमिक ने ये आंसू या बारिश के बूंदे है, ये डिफरेंस निकल सकते हैं, तो यही प्रेम है। अच्छा, कौन सा बारिश है या वो रो रही है, क्या रोने की जो प्रेम की आंसू है, वो उसमें डिफरेंट मतलब कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते, तो उसका प्रेम सच्चा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जो आपने ये प्रेम के बारे में जितना जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे। और क्या वैसे नए लोगों को, जो नए पीढ़ी को क्या संदेश इस विषय में, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के कुछ कर रहे हैं आजकल, वो टीनेजर वाले बच्चे जो है अब भागते जाते हैं। हाँ, हायर सेकेंडरी कंप्लीट ना, मतलब उसी में एडमिशन ले तो उसी में प्रेम होता है, और उसी में भाग भी जाते कुछ लोग। इसमें मैं एक कुछ लिखा भी था, तो हमारा जो काजीरंगा एरिया है, वह ये बहुत ड्रॉप आउट और ये जो बाल्य विवाह, इसका बहुत समस्या है। वहाँ में भी वो लोग आजकल प्यार करते भाग जाते हैं, फिर से कोई अपनी जब रियलिटी में आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी को जैसे वो लोग इमेजिन की थे ऐसा नहीं निकलते हैं, और बाद में वो लोग अपने रिलेशनशिप ब्रेक कर देते हैं और उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यार की जो परिभाषा है, इसका तो कोई नहीं है। अट्रैक्शन आ सकते हैं, लेकिन कुछ मैच्योरिटी के साथ
प्यार है या अट्रैक्शन है, मैच्योरिटी के साथ उसको समझना चाहिए, और जिसके साथ प्यार कर रही है और जिसके साथ रिलेशनशिप बनाने जा रही है उसको भी कुछ उसके जरिए उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में भी कुछ जाना पहचाना लोगों से जानना चाहिए। क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा फेक आईडी करके फेसबुक में और फेक पहचान देकर भी उन लोगों ने बहुत लोगों को ट्रैप कर लेता है। इसलिए इन ये सब आजकल के ज़माने में तो बहुत ही दिक्कत हो गई है। इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माना है अभी, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अपने आप को संभाल कर मैच्योरिटी से सब कुछ डिसीजन लेना चाहिए। और प्यार तो होगा, प्यार जिंदगी में आते ही है, लेकिन प्यार आना भी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीलिंग है। अगर ये नहीं आते तो जिंदगी को किसी तरीके से अधूरा हो जाएगा। इसलिए होना चाहिए, लेकिन कुछ मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए। दोनों में हाँ वो मैच्योरिटी होना चाहिए कि हाँ प्रेम भी कर रहे हैं और साथ में आपके जीवन को भी आगे बढ़ाए। हाँ, मैच्योरिटी चाहिए। पर आजकल जो चिंतनीय विषय है वो ये है कि एक पल में कह देते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक पल में छोड़ देते हैं, तो दूसरी पल में दूसरी के साथ होते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगता है? क्या क्या इसको प्रेम कहा जा सकता है? ये अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन होता है। आपने किताब लिखा लव एट डार्कनेस, ये नाम के पीछे का राज क्या है? क्यों ये नाम? एक्चुअली ये मेरा ये किताब मेरा 27 शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है, असमीज शॉर्ट स्टोरीज। इसमें एक स्टोरी है लव एट डार्कनेस। मैंने इसका जो कहानी है, इसका जो बैकग्राउंड है, उसमें एक लड़के ने पहले आप जो कही थी इमेच्योर्ड लव, ऐसा ही था। लिव इन टुगेदर में बाहर जो पढ़ने जाते लिव इन टुगेदर में रहते हैं, ऐसा इन लोगों का प्यार नहीं था, कोई अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, ऐसे में इसको प्यार समझ बैठे थे। लेकिन जब कोविड आ गई, वो जब चला गया, घर में आ गई, तो फैमिली लोग कंजर्वेटिव फैमिली में थे। रियल कहानी नहीं, रियल कहानी नहीं, कुछ काल्पनिक है, कुछ रियल भी आ जाते हैं। हाँ, उसको फैमिली कंजर्वेटिव थे, इसलिए फैमिली ने उनको शादी कर दिया एक वेरी सिंपल सा लड़के से। और उसने देखा कि जब पहले तो उसका सम्मति नहीं था उन लड़की से शादी करने के लिए। जब देखा कि वो लड़की की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्वभाव है, वो उसको अच्छा लगने लगा। पहले वो जो प्यार समझ बैठी थी वो प्यार नहीं थे। ये लड़की जो कर रही है, उसको जो केयर दे रही है, जो उसके साथ बातचीत कर रही है, जो उसके साथ कर रही है, यही प्यार है। तो बाद में वो उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की ने उनको बहुत डिफरेंट तरीके से ब्लैकमेलिंग करने लगा और ऐसा करने लगा। बाद में वो एक दिन घूमने जाते हैं दार्जिलिंग में, और वो लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। क्योंकि इसमें और एक चीज़ें दिया है, आजकल हम कहीं जाने से पूछ देते हैं वे टू दार्जिलिंग, वे टू गुवाहाटी, उस वे टू दार्जिलिंग को फॉलो करके वो भी दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं। हाँ, पहुँचते हैं, और इसी में उन लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लड़का सोचते हैं कि उसको बहुत ही मेहनत से बहुत ही सच्चा प्यार मिला है, वो सच्चा प्यार वो जाने नहीं दे सकते, इसलिए उसको मर्डर कर देता है। और लेकिन इसमें एक वुमेन पावर भी दिखाया जाता है। लेकिन उसका वाइफ को पता चलता है कि उसने इस लड़की को मर्डर किया, और वो सारे सबूत को पुलिस के पास रख देते, सौंप देते हैं। लेकिन अगर कोई लोग बुरा करता है, सच्चे प्यार के लिए वो बुरा किया, लेकिन बुरा करने की जो बुराई जो है, बुराई का कभी जीत नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही कुछ कहानी से लिखा है। इसमें बहुत सारे छोटा मैसेज भी है, क्लिप भी है। इसलिए उस स्टोरी का नाम लव एट डार्कनेस था, इसी नाम से मैंने बुक का नाम रखा। बिल्कुल। तो ये किताब आपने अपने माता पिता को समर्पित की है, और एक आपकी जो है प्रेम और एताई बात, और इसके बारे ये में वैसे तो किताब मुझे मिल चुका था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो आज गाड़ी में आते मैं थोड़ा पढ़ा, इस विषय में थोड़ा पढ़ा। वो लास्ट वाला जो हिस्सा है, मैं उसको थोड़ा सा, वो क्लाइमेक्स वाला शायद हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आगे क्या हुआ?
माने एक्सीडेंट होने के बाद अगर एक लड़की का सब कुछ फिजिकली सब कुछ खराब हो जाते हैं तो नेचुरली एक लड़के ने क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। बाकी फैमिली के लोगों भी यही कहते हैं कि ये लड़की अभी शादी के लिए और प्यार के लिए लायक नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सच्चा प्यार, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं सच्चा प्यार के बारे में, सच्चा प्यार क्या होता है? जिस दिन वो अच्छा था, फिजिकली भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो उसके साथ प्यार था। लेकिन इसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका बॉडी पार्ट डैमेज हो गया तो कि उसके साथ प्यार खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सच्चा प्यार नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लड़के ने फैमिली की बात को और इवन वो लड़की भी कही थी कि तो अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, तुम जाओ, मुझे छोड़कर जाओ। हाँ, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। अच्छा। और एक बात की প্ৰেমৰ এটাই বাট, বাকি সকলো অজুহাত। अच्छा अच्छा। बाकी সকলো অজুহাত मीन्स बहाना। बहाना। तो लास्ट में इसका जो एंड होता है, लास्ट एंडिंग में उसने लड़की को अपने साथ ले जाता है, उसको केयर कर लेता है और उसके साथ शादी हो जाती है। हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो मैंने विषय आपका देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं वैसे पढ़ाई मुझे इंटरेस्ट है, पर मुझे समय कम मिलता है। ये अभाव मतलब ये, हाँ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो अभाव मतलब मीन्स वो है गरीबी। हाँ, जो आपने घर में शायद आपने इसको अनुभव किया, उसी को लिखा ने या क्या क्या था ये? हाँ, गरीबी। जब मेरा ये सब जब मैं छोटा था, स्कूल में था, हमारे गांव के सब लोग इतने अमीर नहीं थे। इन कंपैरिजन टू देम हमारा जो घर की अवस्था कुछ अच्छा हुआ था तब। तो मेरे जिसके साथ मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, जिसके साथ में मुझे स्कूल आना जाना होता था, जिसके साथ मैं खेलती थी, उन लोगों के घर की अवस्था बहुत ही बुरा थी। आजकल गवर्नमेंट ने जैसे स्कीम भी दिए थे, उस टाइम 1999, 98 इसी टाइम इतना स्कीम भी नहीं थे। गरीबी हटाने के लिए ये स्कीम, ये कोई गवर्नमेंट ने जो कुछ भी दिया दे, ये स्कूल में भी ये सब नहीं थे। सरकारी व्यवस्था कम थे। इसलिए हमने देखा था उन लोगों को यूनिफॉर्म नहीं होते थे, लिखने के लिए पेन नहीं होते थे, घर का हालत बहुत ही बुरा होता था। इसी एक्सपीरियंस से और कुछ में मिलाकर एक स्टोरी लिखी थी, क्योंकि मैं एक देखा था, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उसके भाई के जो हम कहते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी से, पुष्टिहीनता जो कहते हैं, ऐसे विटामिन डिफिशियंसी होकर उसका मौत हुई थी। उस दिन ऐसा हुआ था, उसके घर में बत्ती जलाने के लिए भी तेल भी नहीं थे। जो उसके दरवाज़ा खुला था, उसमें सान निकला हुआ था। ये सान की जो रोशनी था, उस रोशनी में उसके जो मरा हुआ मुंह में जो फील देखा था, उसका ऐसा लगा था कि उसने बोल रही है मुझे बचाओ, ऐसा कुछ बोल रही है। ऐसा एक फेस में एक पिक्चर देखने को मिला था। ऐसा ही कुछ लैंग्वेज है, ऐसा ही कुछ लिखा था कि गरीबी ने कैसे लोगों के सपने, लोगों की ज़िंदगी खराब की थी। और अभी जो इतना अभी तो गरीब लोग नहीं हैं, गरीब बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, पहले से बहुत कम है। हाँ, लेकिन आजकल सरकार ध्यान भी देते हैं। लेकिन अब आजकल बहुत लोगों ने गरीबी नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को कैसे जो टीनेजर्स है, जो छोटे बच्चे अपने आप को ऐसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जो इन लोगों के पेरेंट्स ने दी है उसको मिसयूज करते हैं। ये सब मतलब व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है अपने आप को वो संभाल नहीं पाते, ये सब एडवांटेज की तरह लेते हैं। ये सब यही कुछ बातें यहाँ स्टोरी की तरह। कैसा माटी गुंधो, ये शायद गाँव की बात है। कैसा माटी गुंधो, আলহী বহা কোঠাটো বুকুৰ বিষ। ये बुकुर बिख मतलब
सीने की दर्द, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, बुकुर भी मतलब जो गांव, ये भी गांव और शहर की लोगों के जो आजकल फीलिंग्स है, जो ये इसका जो अंतर आ चुका है, इसके बारे में ही है। गाँव एक फैमिली के एक भाई शहर रहते हैं, वो लोग गांव में जब आते हैं, गांव में रहना, वो दूसरे भाई की वाइफ, और उसने बहुत ही उन लोगों को केयर करते हैं, उन लोगों को बहुत ही प्यार देते हैं, और उनको सब कुछ घर के हुआ सब कुछ अनाज वगैरह उसको सब देते हैं ले जाने के लिए। लेकिन एक दिन उस गांव के रहना भाई की बेटे ने बोला कि समर वेकेशन हुआ है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जू वगैरह देखने के लिए। उसने इमीडिएटली बोल दिया कि नहीं जा सकते, हम तो समर वेकेशन में शिलंग घूमने जाओगे। और इसका गांव में जो रहते हैं भाई की वाइफ, इसने बोला कि मेरा भी सीने में दर्द होते रहते हैं, शायद गैस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन कहीं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए मैं गुवाहाटी जाके दिखाना चाहती हूँ अच्छे डॉक्टर को, तुम लोगों के साथ जाऊंगे। तो उन लोगों ने भी इमीडिएटली बोल दिया कि नहीं जा सकते क्योंकि हमारे गाड़ी में सीट नहीं है, मेरा मदर भी हमारे साथ घूमने जाएगा। तो उसने ये सब कुछ अनाज वगैरह उसको पैक कर रही थी, उस समय उसने बोला तो ये बात बोल दिया। और इस समय उसको ऐसा फील हुआ कि ये जो बुकुर भी है, सीने का दर्द है और ज़्यादा हो गया, जो इतना प्यार दिया लेकिन इस प्यार को समझ नहीं, हाँ, वो प्यार समझ नहीं पाया, इसलिए इसका दर्द और ज़्यादा हो गया। अच्छा, ৰেচনৰ টোপোলা মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে, ये भूपेन हजारिका जी का वो प्रसिद्ध गाना है, उनके लाइन है। हाँ, इनके लाइन से हाँ, ये थोड़ा कहानी अलग होगा शायद। अभिमान, ये थोड़ा अलग विषय है। प्राप्तिर सिपारे बंदित बेंगुनिया कापुर हाज लॉकडाउन बिया, ये इंटरेस्टिंग है। लॉकडाउन के समय में शादी जो होना था, उसका जो माहौल ही अलग था, वो माहौल अलग था बिल्कुल। বিড়ম্বনা, এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে উপলব্ধি মেঘে ঢকা তৰা প্ৰশ্নবোৰ গল্প আৰু এটা বিপ্লৱৰ গান, জীৱনৰ ৰং। ये लास्ट वाला थोड़ा सा, जीवनर रंग। लाइफ की तो बहुत ही कलर होता है, बिल्कुल कलर होता है, कलर और किसी के लिए कलरलेस भी होता है लाइफ, किसी के लिए तो बहुत कलर होता है। अगर सबको सुविधाएं मिल रही है, लाइफ अच्छा चल रही है, तो इसके लिए लाइफ वेरी कलरफुल। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग हैं जिसके लाइफ में जो चाहते हैं उसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए लाइफ कलरलेस है, ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातें कर एक कहानी थे, एक लड़का था, उसका जो घर के लोग वो कुछ फिजिकली मीन्स स्पेशली एबल्ड था। इसका ऐसे फिजिकली भी ना मेंटली रिटार्डेड जैसा कुछ कम समझते हैं, लेकिन घर का काम सब करते हैं, लेकिन समझना कुछ कम है। हाँ, लेकिन घर के बाकी लोग उनकी इस डिफिशियंसी को, डिफेक्टिविटी को एडवांटेज की तरह लेते हैं, उसको सब काम में लगाते हैं, लेकिन उसको उसकी टाइम में किसी ने कुछ भी मदद नहीं करते, उसको उसके बारे में कुछ किसी ने भी नहीं सोचते हैं। और एक दिन उस लड़के को भी प्यार आ गया एक गांव के लड़के के साथ, और इसने अपने फीलिंग्स बताया घर के लोगों को, उसको शादी करना चाहते हैं। लेकिन उस समय घर के लोगों ने उसकी इस बातों को सम्मति नहीं दी, क्योंकि इसको शादी कराने से बहुत ही खर्चा हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ये सब करके। लेकिन ये तो सरल लोग है, बहुत सिंपल है, कुछ बातें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको समझ में नहीं आता है, तो ये बातें उसको बहुत ही इमोशनल कर दी, बहुत ही उनको दर्द दे दिया। और इसलिए उसने ऐसे ही लाइफ को जैसे चल रही थी ऐसे ही कलरलेस से कंटिन्यू किया। और बाद में जो उसको
उसको एज हो गया, बुढ़ा हो गया, उस समय उसके साथ कोई नहीं था उसका केयर लेने के लिए। बाकी सब लोग इसको जो समय था उसने सबको दे सकते थे, उस समय सभी लोगों ने उसके साथ उससे ले लिया, लेकिन उसको देने के समय जो आया सब मुंह फेर लिया। तो इसी समय जो जिस लड़की को उसने प्यार की थी उस लड़की ने आकर इसको सहारा दिया। वो लड़की भी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद उसका बच्चा हो गया, लेकिन जो पहला प्यार था वो भी भूल नहीं पाई, तो बाद में आकर उसको सहारा दिया। तो हाँ, इनके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट था ये। हाँ, इनके लिए सारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट था, कलरलेस नहीं। वैसे ये जो है ना गांव में बहुत देखा जाता है, देखा जाता है, उम्र निकल जाता है, निकल जाते हैं, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, फिर भी शादी नहीं हो पाता, शायद उन्हीं को। हाँ, देखा है ऐसा देखा मैंने भी बहुत सारे जिंदगी देखा है, इससे इंस्पायर होके मैं ये लिखा। एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, बस मैंने किताब बहुत कम ज़्यादा थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं, पर लिखने का जो स्टाइल है आपका, जो समझाने का जो स्टाइल है वो अलग है। और ये एकदम नए लोगों को भी ना ये पढ़ने के बाद में एक बार भी पढ़ ले तो पूरी समझ आ जाती है। तो मुझे आज ही जब मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ के आ रहा था तो मैं डूब रहा था इसमें। तो किताब में डूब जाना ये एक लिखने वाली जो राइटर है उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जो आपने लिखा। और मैं चाहूँगा कि ये किताब आप लोग देख लीजिए, लव एट डार्कनेस, ये असमीज में है, शायद इसके हिंदी या इंग्लिश में शायद आया नहीं होगा। नहीं। हाँ, तो जो असमीज समझ पाते वो लोग एक बार बिल्कुल पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम बहुत सारे बातचीत आपसे की, थोड़ा बातचीत और कर लेते हैं आपकी, क्योंकि आप किताब लिखती है या लिख रही है, ये पहला बुक है आपका। आप टेक्स्ट बुक्स भी लिख? हाँ, टेक्स्ट बुक भी लिख रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन में टेक्स्ट बुक पब्लिश हुआ है, और अभी 2 टेक्स्ट बुक हमने प्रिपेयर की है। मल्टीपल ऑथर है, मैं सिंगल ऑथर नहीं हूँ, और वो भी पब्लिश होगा कम दिन में। और इसके अलावा मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। आर्टिकल्स तो डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होते हैं, लेकिन वो कंपाइल अभी तक नहीं की। एक प्लानिंग है इसी ईयर में मेरा आर्टिकल जो है उसको कंपाइल करके एक बुक पब्लिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है। तो आपका राइटर फेवरेट, क्योंकि किसी को तो फॉलो जरूर करती होंगी आप, तो वो कौन है जिनको आप देख के, जिनके लिखने की स्टाइल देख के आपने थोड़ा उसमें आप ढलने की कोशिश की, वो कौन है वैसे? मेरा तो फेवरेट राइटर बोले सर तो जो सीनियर है डॉक्टर भवेन्द्रनाथ शइकिया, आसामीज राइटर, वो तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। उसको भवेन्द्रनाथ शइकिया जी का सारे किताबें मैं पढ़ी हूँ। और फीमेल राइटर में रीता चौधरी मैडम के बुक्स भी अच्छे लगते हैं मुझे। डॉक्टर अनुराधा शर्मा पुजारी बाइडू के बुक्स भी अच्छे लगते हैं। मैंने काफी लोगों से बातचीत की तो सबने ये दोनों का नाम बिल्कुल लिया है। हाँ। और इस भवेन्द्रनाथ शइकिया सर, होमेन बरगोहाई सर के भी बुक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं भवेन्द्रनाथ शइकिया सर के जो बुक्स है, स्टोरी बुक, छोटी गल्प, शॉर्ट स्टोरी बुक्स, इससे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। तो शायद इसी का प्रभाव है। हाँ। तो एक चीज़ मैम और आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे आप टीचिंग लाइन में हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो आजकल के ये क्वेश्चन में डॉक्टर लीना शइकिया मैम से भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए वो भी हम लोग सुनना चाहेंगे। आजकल माता पिता में भी ये देखा जाता है और बच्चों में भी, जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों में भी देखा जाता है, सिर्फ परसेंटेज के पीछे भागते हैं। मेरे बेटे मेरा बेटी कितना परसेंट ला रही है, या मैं कितना परसेंट ला पा रहा हूँ, इसके हिसाब से कौन सी स्कूल, कौन सी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा, कौन सी स्ट्रीम में मुझे एडमिशन मिलेगा, इसमें ज़्यादा भागते हैं। सीख क्या रहे हैं? शिक्षा की जो परिभाषा होनी चाहिए, शिक्षा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम आना चाहिए, उसमें शायद मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो क्या परसेंटेज के पीछे ही से भागना चाहिए, या फिर इसके पीछे पूरे जो है शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके पीछे भागना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? ये तो डायरेक्टली हम
एक भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम है परसेंटेज बेस्ड हो गई है, क्योंकि आप अगर नॉलेज गैदर कर रही है लेकिन परसेंटेज एग्जाम में नहीं ला पा रही है, लेकिन आप कल को एक अच्छे नौकरी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ज़िंदगी के जीने के लिए जो हमको सहारा चाहिए, एक जॉब चाहिए, एक काम चाहिए, इसके लिए आपको अपनी मार्कशीट की बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट को अच्छा करना ज़रूरी है, लेकिन मार्कशीट को अच्छा करने के लिए हम जब जाते हैं ये जर्नी में, हम इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ रही है उसका जो यूटिलाइजेशन है हमारे रियल लाइफ में, रियलिटी में, उसको भी हम उपलब्धि करना ज़रूरी है, उसको भी हम फील करना ज़रूरी है, उसके ध्यान रखते हुए हम पढ़ना चाहिए। तब मैं सोचती हूँ कि तब ज़िंदगी की जो ये चीज़ों के सब कुछ सब्जेक्ट में ही ऐसा कुछ है जिसको हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत है, रियल यूटिलाइजेशन करना ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हम ये ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए कि मार्क्स भी आना चाहिए और ये सब चीज़ें हमको ज़िंदगी में काम भी आना चाहिए। मतलब आप कहना चाहती है ये जो है परसेंटेज भी जरूरी है, हाँ, जरूरी और जिंदगी की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो भी जरूरी है। दोनों ही जरूरी। सिर्फ परसेंटेज आपको काम नहीं देगा, सिर्फ ज्ञान आपको काम नहीं देगा, तो दोनों एक साथ चाहिए। जो दोनों एक साथ जाएगा तो आपका लाइफ बिल्कुल सक्सेस होगा। तो इसीलिए हम लोग ये जो हमारा फिलोसॉफी है, ये जो जिस चैनल की बात कर रहे हैं, जिस चैनल में हम लोग बैठे हैं, इसीलिए हमारे चैनल का नाम ही है द सक्सेस स्टोरी। सफलता की ही ज़्यादा बातें हम लोग करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरत है, आज की जनरेशन को ज़रूरत है, भटकते हैं लोग। और बच्चों में ये देखा जाता है धैर्य बहुत कम है आजकल बच्चों में, सब कुछ आसानी से चाहिए, सब कुछ मतलब तुरंत मिलना चाहिए। शॉर्टकट तो नहीं होता है, लाइफ का शॉर्टकट नहीं होते है, धैर्य तो रखना ही चाहिए। और अगर धैर्य रखने हैं तो जो फ्रूट मिलेगा वो भी स्वादिष्ट होगा। और जो मैं मार्कशीट के बारे में बोल रही हूँ कि मार्कशीट जरूरी है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है लोगों ने, इसलिए हम कई सारे प्राइवेट स्कूल है उसमें मार्कशीट में ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये हमारा पेरेंट्स की भी दायित्व है कि हमारे बच्चे क्या सीख रही है, हमारे बच्चे मशीन ना बने, और हमारा जो बेसिक नॉलेज है ये नॉलेज कैसे सीख रही है, सिर्फ मार्क्स गैदर करके या जीवन के लिए सीख रही है। मार्क्स भी जरूरी है, मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हमने ये समझ कर सीखते हैं, हमारे ज़िंदगी के साथ रिलेट करके सीखते हैं, ये सब हम परीक्षा में अच्छी तरह लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे ही लिखने का स्टाइल ही कुछ अलग हो जाएगा। रिकॉल रिसाइट करके पैरोट लर्निंग करके तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चों को, नए पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है जो पेरेंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको ज़रूर से अपने बच्चों को साथ बैठ के देखिए, या फिर उनको फॉरवर्ड करिए, देखने के लिए कहिए, काफ़ी सीखने को मिलेगा। और ये हमारे साथ आज जो मैम बैठी है ये आम नहीं है, ये बहुत उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, तब जाके हमारे चैनल में बैठी और इनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग मैम लास्ट तक आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक राइटर हैं, तो आपका फेवरेट 5 राइटर कौन है? मैं बोला डॉक्टर भवनाथ शइकिया, होमेन बरगोहाई सर, रीता चौधरी, डॉक्टर रीता चौधरी, अनुराधा शर्मा पुजारी, डॉक्टर मामुनी रयसम गोस्वामी। और 5 बुक? 5 बुक मैं अभी रिसेंटली, मेरा तो फेवरेट बुक डॉक्टर भवनाथ शइकिया मोर शैशव मोर কৈশোर, और होमेन बरगोहाई सर की निसंगता, अष्टराग, और माकाम, रीता चौधरी मैम के माकाम, और रिसेंटली मैं पढ़ा जूरी बड़ा बरगोहाई की हिहत, और ऐसे बहुत सारे हैं बुक्स।
अब स्पेशली असमीज़ बुक्स मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत सारे बुक्स है, और कोई कोई मैं ट्रांसलेटेड बुक भी पढ़ी हूँ, लेकिन अगर मैं कहना जाऊँगी तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप ये बात हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ डांस भी कर रही है। डांस अभी ऑनलाइन वैसे बता रही थी, आप ऑनलाइन क्लास भी ले रही है, और साथ साथ एक्टिंग भी अब पहले कर चुकी है। पहले तो किया था एक्टिंग के बारे में क्या, कैसे आप इसमें आना हुआ, कैसे इंटरेस्ट बना, कैसे ये सब हुआ, थोड़ा बातचीत। ऐसे हम तो स्कूल में जब थे तो स्कूल वीक जो होता है उसमें तो सब कुछ में भाग लेते थे, और इसमें हम थोड़ा बहुत एक्टिंग भी की थी, और हम हमारे समय में ऐसा था कि कुछ आ जाते हैं स्कोप तो ले लेते हैं। ड्रामा के वर्कशॉप है या ड्रामा में ज्वाइन करो, डांस के वर्कशॉप है इंटरेस्टेड तो डांस वर्कशॉप में ज्वाइन करो, ऐसा। लेकिन हमारे जो उस समय हमारे एरिया थे दूनी के जगह बहुत ही बैकवर्ड थे, ट्रांसपोर्टेशन के कोई तो फैसिलिटी नहीं थे, इसलिए ट्रेनिंग नहीं हो पाया, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या ऐसा एजुकेशन नहीं हो पाया। लेकिन हमारे इंटरेस्ट थे, पैसन थे, और मेरा बहन भी सिलाई में डांस वगैरह करते हैं, और जो कुछ आता है डांस कंपटीशन, ड्रामा वर्कशॉप, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज देते हैं वहाँ, कर लो ये सब कर लो, कुछ ना कुछ सीखोगे। ऐसे ही हमने सीखा, और ड्रामा स्कूल में ड्रामा की थी, और ड्रामा वर्कशॉप में आया, कुछ सीखने को मिला, यूनिवर्सिटी में की। तो ड्रामा वर्कशॉप में ड्रामा का एक गुरु कौन है आपका? ड्रामा वर्कशॉप में तो यहाँ के एक गुप्पी कलिता सर के नाम है, तो वो गुरु थे, हमको सिखाते थे। इसमें मैं ड्रामा वर्कशॉप में इतना ही सीखा, और यूनिवर्सिटी में हमने जब ड्रामा की थी उसमें भी कोई डायरेक्टर आया था, हमको सिखाते थे, ऐसे ही किया था। लेकिन ड्रामा की जर्नी तो मेरा इतना लंबा नहीं हुआ, लेकिन मेरा डांस की जर्नी में छोटे टाइम से अभी तक मेरा जो ख्याल है कि पर्सनैलिटी अगर ग्रो करना है, अगर एक पर्सनैलिटी बनाना है तो डेवलप करना है, तो लोगों की सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोफेशनली ना हो सही, लेकिन पैशन साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। ये सब बाद में खूब काम देता है। जब मैं हॉस्टल में गए थे तब देखा था कि जिन लोगों ने डांस कर सकते हैं, जिन लोगों ने ड्रामा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते हैं, वो लोग एक ज़्यादा डिफरेंस मिलते हैं, और उसको ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और कुछ एक परिचय बन जाता है। स्कूल में, कॉलेज में कोई लड़का अगर कोई गिटार लेके वो धुन बजा रहे तो उसके साथ जो होता है वो उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है, हर तरह से एक परिचय बन जाता है। ऐसा ही एक परिचय हमारा भी बना था, क्योंकि हम अगर लिटरेरी एक्टिविटीज हो तो कुछ ना कुछ लिखते थे, रिसाइट करते थे, ड्रामा करते थे, गाना भी कुछ थोड़ा बहुत, मैं गाना इतना अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, थोड़ा बहुत लोगों के साथ गाती थी, डांस भी करते थे। ऐसे करते थे तो कुछ लोगों के जाना पहचाना ज़्यादा होता था, फेमस, थोड़ा बहुत फेमस भी हो जाते थे, और पहचान, एक नया पहचान बन जाते थे। और ऐसे में एक पर्सनैलिटी, मेरा जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत सीखने की चीज़ है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दे रहे, साथ में स्कूल में और भी बहुत कुछ होता है, खेल होता है, जो ड्रामा होता है, डांस होता है, जो भी होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करने से आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। और इसी को शायद आपको पता नहीं, मतलब आपकी हिडन टैलेंट कुछ हो चुका जो ये आगे जाके काम लग जाए, क्योंकि पढ़ाई में हर कोई एक साथ एक समान रिजल्ट नहीं ला सकता। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया होता, सचिन तेंदुलकर ना हुआ होता। लता मंगेशकर जी अगर गाने पे ध्यान ना दिया होता तो ये लता मंगेशकर की नाम हम लोग आज बात ना करते। तो इस तरह का हर लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अगर पढ़ाई में कुछ हम लोगों में थोड़ा सा क्या है, वो जो एक्सपेक्टेशन के साथ रिजल्ट नहीं ला पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि और भी शायद टैलेंट आप में होगा, जरूर होगा, तो वो क्या है वो आपको वो परखने की जरूरत है। और ये पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे बच्चों में पढ़ाई में रिजल्ट कम आ रहा है, तो ठीक है, उसमें टैलेंट क्या है उसको ढूंढिए आप, और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आजकल हर फील्ड में
सक्सेस होने की बहुत स्कोप है। आजकल तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरी है। लेकिन इसमें एक बात है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के चक्कर में कोई प्रेशर भी देना जरूरी नहीं है। हाँ, प्रेशर नहीं देना चाहिए। हाँ, तो उसको अपने आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको स्कोप देना चाहिए। लेकिन आजकल कोई पेरेंट्स करते हैं कि किसी ने गाना अच्छा गाया तुम भी सिंगर बन जाओ, किसी ने डांस अच्छा कर रही है तुम भी डांसर बन जाओ। ऐसा अगर इंटरेस्ट नहीं है बच्चे में तो ऐसा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। हाँ, थोपना नहीं चाहिए का मतलब। हाँ, तो आपका 5, क्योंकि आप एक्टिंग की फील्ड में भी काम कर रही है, वो कर चुकी है, थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तो 5 मूवी क्या होगा जो आपको पसंद है बहुत ज्यादा? मुझे तो आर्टिस्टिक टाइप की मूवी अच्छा लगता है। मुझे तारे जमीन पर अच्छा लगता है। वो बहुत सीखने लायक मूवी है। हाँ, देवदास अच्छा लगता है, उसका बहुत छोटे छोटे आर्टिस्टिक चीजें हैं। और बजरंगी भाईजान भी अच्छा लगता है, और 3 इडियट्स अच्छा लगता है। हाँ, 3 इडियट्स भी अच्छा लगता है। और ऐसे ये बाजीराव मस्तानी भी अच्छा लगता है। ऐसे जो कथक बगड़ा ये सब रहते हैं ना, ये सब मुझे देखने में अच्छा लगता है। जो कुछ रॉयल टाइप फील जो होते हैं ये अच्छा लगता है मुझे। तो 5 एक्टर कौन होंगे? 5 एक्टर मुझे तो अच्छा लगता है, शाहरुख खान को तो अच्छा ही लगता है। शाहरुख खान सबका फेवरेट है। हाँ, शाहरुख खान अच्छा लगता है। और ऐश्वर्या राय को नहीं, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ। एक्ट्रेस की बात बाद में करेंगे। हाँ, मुझे और एक एक्टर अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया, सुशांत सिंह राजपूत। उसको मुझे अच्छा लगता था। और अर्जुन रामपाल को अच्छा लगता है, और एक्टिंग और ये परेश रावल को भी अच्छा लगता है। और अक्षय कपूर को भी अच्छा लगता है मुझे। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हाँ, बहुत अच्छी। और एक्ट्रेस ऐश्वर्या को अच्छा लगता है। ऐश्वर्या और ये हिंदी का कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है। ऐश्वर्या को अच्छा लगता है। और पुराने ज़माने का श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित अच्छा लगता है। और असमीज का तो बरसाने का एक्टिंग मुझे अच्छा लगता है। हाँ, जरीफा वाहिद के अच्छा असमीज का। हाँ, असमीज का। हाँ, अभी जरीफा वाहिद के इतने सारे नहीं है, लेकिन कोई कथा नदी और ऐसा करके उसका भी अच्छा फिल्म थे। उसका एक्टिंग भी अच्छा था, लेकिन अभी इतने नहीं किया। अभी अपने प्रोडक्शन हाउस है उसका उनका, अभी ऐसे करते, लेकिन एक्टिंग ऐसे नहीं किया अभी। अच्छा, आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि वो भी एक्टर है। मानस कमल हजारिका। इसका भी एक्टिंग अच्छा लगता है, लेकिन सीरियल भी कर रहे थे। हाँ, सीरियल में किया था उसने। तो पहले फेमस ही था बहुत, लेकिन अभी उसने अभी इतना नहीं किया। काम थोड़ा कम करे। मानस कमल हजारिका फेवरेट आपका हीरो कोई भी। अच्छा, आपने डांस किया, गायक के बारे में बताइए, कौन सा गाना आपको पसंद है? हिंदी में, असमीज, बंगाली व कोई भी भाषा, कौन से भाषा का गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? भाषा के मैं इतनी फोकस नहीं करती हूँ। जो धुन, लिरिक्स ये सब अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे गाना मुझे अच्छा लगता है। और एक गाना अगर मुझे अच्छा लग जाता है उसको मैं बार बार सुनती हूँ। ऐसा कोई एक मतलब हजारों गाने सुने होंगे। हजारों गानों में से एक गाना चुनना बहुत मुश्किल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक गाना ऐसा बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और बार बार दिन भर सुन सकते हैं, डॉक्टर भूपेन हाजरिका गुपुटे गुपुटे। ये गाना जो है, इसका लिरिक्स इतना सुंदर है, मैं बहुत बार सुन सकती हूँ। और प्रतिध्वनि हुनु भूपेन हाजरिका जी का। और तो ऐसे हिंदी में भी कुछ गाने अच्छा लगता है मुझे। देवदास मूवी का ही 2 गाने मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाजीराव मस्तानी का भी अच्छा लगता है। और असम इसका जो जुबिन गार्ग का मन जाए ये गाना मुझे बहुत लंबी गाना है, और इसका लिरिक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुर भी अच्छा लगता है। 5
सिंगर आपको जो पसंद हो? सिंगर बस सिंगर, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, कोई भी भाषा का, कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है। श्रेया घोषाल को अच्छा लगता है, और ये जुबिन गार्ग तो अच्छा ही लगता है, हार्ट थ्रॉप, डॉक्टर भूपेन हजारिका, हाँ। जयंत हजारिका, अच्छा। असमिया का, और हिंदी का तो ये सोनू निगम अच्छा लगता है, अरिजीत सिंह अच्छा लगता है। हाँ ठीक। और आपके 5 दोस्त, वैसे तो दोस्त बहुत सारे दोस्त, उनमें से 5 चुनना मुश्किल है जो मतलब ये वो शायद 5 लोग होंगे जो सब, अगर ये 5 दोस्त सुन लेती है अभी तो बाकी लोग मुझे बुरा मान जाएगा। ऐसे तो 5 दोस्त में जो कहते जो मेरा बचपन का एक दोस्त था, लेकिन उसका भी मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। इसका नाम है मोनिमा कलिता। मोनिमा था, अभी तो वो हाउस वाइफ है ऐसे। और एक दोस्त था सपना नाम की, सपना, और मिडुला ऐसे। और कॉलेज में मेरा रूममेट था, 3 इयर्स एक साथ ही रहती थी, और मीनाक्षी। और लड़का भी बहुत सारे दोस्त थे। हम तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही लोग बनाते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, इसलिए इस तरह सुनना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और पसंदीदा खाना क्या है आपका? सबसे ज्यादा जो पसंद आपको खाना है? मैं तो नॉन वेज ही अच्छा लगता है मुझे सबसे ज्यादा, और मिठाई आपको अच्छा लगता है। अच्छा, इसीलिए शायद आपकी बात इतनी मीठी है। तो आखिर में संदेश क्या देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी है उनको? नई पीढ़ी को, हाँ अभी तो हमारा जो ज़माना है, हमारा जो परिस्थिति है, ये बहुत ही आर्टिफिशियल हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, पहले की तरह सरल नहीं है। हम एक ऐसे ज़माने के लोग हैं, हम ओल्ड ज़माने की चीज़ भी देखी है, और परिवर्तन हमने दोनों की देखा। पहले ज़माने के लोग उतना नहीं देखा, या हमारे बाद के ज़माने के जो बच्चे वो लोग, हमारे बाद के लोग हमारे पुराने ज़माने के चीज़ नहीं देखे। हाँ, और हमको दोनों ज़माने की देखा, हम 19 की जो किड्स है, हाँ दोनों ज़माने की देखा। लेकिन ये दोनों देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है उन लोगों में ही बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसको जानना, उसको परखना, उसको सेल्फ रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, लड़का लड़की है, उन लोगों को बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उन लोगों ने 2-3 चीज़ों के अभाव से अपना ज़िंदगी को जैसे आगे बढ़ाना चाहिए उसका नहीं कर सकते। एक चीज़ है, वो सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते हैं, आत्म उपलब्धि जो कहते हैं, जो अपना जो क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अकेले बैठना जरूरी है। जरूरी है, अकेले थोड़ा सा अपने आप को समय देने की जरूरत है, जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल है नहीं। हाँ, क्योंकि सारा टाइम मोबाइल में, उसके बाद दोस्तों के साथ, उसके बाद कॉलेज स्कूल कोई भी ट्यूशन वगैरह। अपने आप को समय देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को रियलाइज करने के लिए थोड़ा जो अकेलापन चाहिए वो बिल्कुल एकदम खाली हो गया। और बुक्स पढ़ना चाहिए। हम छोटे टाइम में हमारा जो क्या है ना, ये विनोदन का इतने माध्यम नहीं थे। हमारा टीवी थे, दो ही चैनल थे, ये सब तो हम इतना नहीं रहे, और रेडियो थे। अब तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम हो गया, मोबाइल में तो सब कुछ मिल जाते हैं, इसलिए इसे किताब पढ़ने का जो समय कम पड़ गया है। हम छोटे टाइम में जब वैकेशन होता है या खाली टाइम मिलते तो हम किताब पढ़ते थे। ये सब चीज़ें तब तो हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन अब रियलाइज हुआ कि ये जब हम पढ़ते थे उसके सब कुछ हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में हो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हो, या कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने में हो, बहुत एक्सपीरियंस हमको दिया है, और बहुत सीखने को मिला था इस बुक से। सो बुक्स पढ़ना चाहिए, और पेरेंट्स को भी एनकरेज करना है बुक्स पढ़ने के लिए बच्चे को। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की आपने, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना तो पहले तो हम अपने कहानी में सेल्फ रियलाइजेशन करना ज़रूरी है। अपना स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अगर ये हमको पता चल जाए तो हम स्ट्रेंथ को निकल सकते हैं। तो ये इस फील्ड में हम अच्छा है, इस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, ये अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और 1-2 दिन तो हमको कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ जाएगा। पहले तो हम सब कंफर्टेबल फील नहीं करते,
लेकिन इसके लिए हमको कुछ टॉलरेंस भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। ये सब करने से अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। हम भी तो एक छोटे जगह से निकल के गए थे, हाँ लेकिन हम जब गया, लेकिन अपने आप जो चीज़ों को देखा परखा, अपने आप को जब रियलाइज करने शुरू किया तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गए हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको आपने इतना समय दिया। आपको आज एक जगह जाना था, फिर भी मैंने ऊपर से आके आपसे आपका जो है साक्षात्कार देने में मैं भी समर्थ हुआ, और मुझे भी लगता है मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने की मुझे मौका मिला। और ये संदेश था आज का हमारे पॉडकास्ट का। आप लोग जो देख रहे थे, ये मल्टी टैलेंटेड एक लेडी या मैम है जो हर फील्ड में काम करती है या कर पाती है, इतना टैलेंट है। तो मुझे लगता है सब में इतना टैलेंट जरूर होना चाहिए, है भी, बस आपको परखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को अपनों के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।